नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर हमारा ये बड़ा खास शो, अब की बार किसकी सरकार। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चित्रकूट में हैं। चित्रकूट के प्रसिद्ध रघुवीर मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम के दर्शन किए। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अगले 3 महीने तक देश में भक्ति की गंगा बहेगी, इसमें कोई शक नहीं। हिंदू धर्म और सनातन की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले काम होंगे और इसी बीच में इन 5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे। धर्म बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन क्या सिर्फ धर्म के आधार पर कोई चुनाव जीता जा सकता है, यह सवाल है। सियासत की समझ रखने वाले कहते हैं कि विधानसभा चुनावों में जाति अक्सर धर्म पर हावी पड़ती है। तो क्या कहता है जातियों का यह समीकरण? क्या नरेंद्र मोदी और मोदी की पार्टी सिर्फ धर्म वाला समीकरण साध कर चल रही है या जातियों के समीकरण में भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है? जाति गणना की डिमांड ने कांग्रेस को आखिर कितना फायदा पहुंचाया, अगर पहुंचाया? इजरायल और हमास का युद्ध चल रहा है, क्या इस सब का असर भी चुनाव पर पड़ेगा? मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण क्या इससे होता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है, या पोलराइजेशन के अगेंस्ट काउंटर पोलराइजेशन की भी कहीं कोई गुंजाइश दिख रही है? ये सारी हम बात करेंगे और इन चुनावी राज्यों की जातियों का पूरा गुणागणित आपको दिखाएंगे। ये भी याद रखिए कि अब इन सभी चुनावी राज्यों में टिकट भी बढ़ चुके हैं, तो इसलिए चुनाव की सारी तैयारी हर पार्टी की तरफ से पूरी हो चुकी है। वोटर जानता है कि वो किसको वोट कर रहा है, क्यों वोट कर रहा है। सवाल यह है कि क्या हम उसे डिकोड कर पाते हैं चुनाव से पहले, चुनाव के नतीजों से पहले। मेहमानों से आपको मिलवा दें, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। सज्जन कुमार स्टूडियो में हमारे साथ हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। सज्जन आपका बहुत स्वागत है। बहुत वरिष्ठ पत्रकार राहुल महाजन जी हमारे मेहमान हैं। राहुल जी स्वागत है आपका भी। और भावेश झा चुनाव विश्लेषक हैं सीएनएक्स के, जिन्होंने सर्वे हमारे लिए किया था, उसका डेटा भी लगातार आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। भावेश आपका भी बहुत स्वागत है। तो पहले इस डेटा के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल आपने देखा था, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों की जिनकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक ये ओपिनियन पोल उनके बारे में क्या कहता है वो आपकी स्क्रीन पर लगातार आता रहेगा। हम शुरुआत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल के बाद। आज हम जातियों का जो पोल एक किस्म का आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगड़ी जातियां हो, सो कॉल्ड अगड़ी जातियां या पिछड़ी जातियां, ओबीसी, एसटी, एससी, ये सभी वर्ग आखिर कहां किसके साथ कैसे जाते हुए दिखाई देते हैं, और वो जो हमने ऊपर आपको ये डेटा दे रखा है ये उसके साथ मेल खाता है या नहीं खाता है। आज हम इस सब की हम विवेचना करेंगे। शुरुआत मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जाति भील जाति से आइए करते हैं। भील वैसे तो 100 से अधिक अनुसूचित जनजातियों में से एक जनजाति है मध्य प्रदेश की, लेकिन खास तौर पर मध्य प्रदेश में जब भील की बात करते हैं तो इनकी तादाद इन अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा है और प्रदेश की कुल आबादी में भी भील का हिस्सा तकरीबन 10% का है। और ये जो 230 सीटें आप देखते हैं मध्य प्रदेश में कुल हैं, इसमें से 47 सीटें अनुसूचित वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड हैं और इन पर हम 2018 में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। लगभग 30-31 सीटें इन 47 में से कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और 16 के करीब भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो इसीलिए जब हम इस एक जनजाति की बात करते हैं भील, जिसकी तादाद 10% है आबादी में, तो उसका आंकड़ा जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला डेटा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव का। भील जाति, इसमें आप देखेंगे कि 35% वोट भील जाति का बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आधे से ज्यादा 54% वोट भील समुदाय का वो कांग्रेस पार्टी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 11% अन्य के पास। तो ये अपने आप में एक इशारा करने के लिए काफी है कि आज भी जो ट्राइबल सीट हैं, रिजर्व सीट हैं मध्य प्रदेश की, उस पर किसका दबदबा जो है वो दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अभी इस वर्ग के अंदर और मेहनत करने की कोशिश है और ये वोट आखिर कितना और टूटकर कांग्रेस से भाजपा की तरफ आ सकता है या इसकी गुंजाइश है, क्योंकि चुनाव में अभी कुछ वक्त है। तो इस पर सबसे पहला रिएक्शन हम भावेश का ही जानना चाहते हैं। देखिए, शुरुआत हमने भावेश उस सेगमेंट से की है जो मध्य प्रदेश में बड़ा हावी है और उसमें दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी का एक क्लियर एज भी है।
बिल्कुल, देखिए आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो राजनीति आप देखेंगे, पहले जो कांग्रेस की जो राजनीति रही है वो राजपूतों के इर्द गिर्द रही है। राजपूत के जो सबसे बड़े नेता हुए दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह, वो वहाँ के सीएम थे। पहले जो कांग्रेस की थी वो राजपूतों को लेकर बहुत गेम खेलती थी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कांग्रेस का एक मजबूत दबदबा होता गया दलित में, आदिवासी में, और उसका इस प्रेजेंट विधानसभा चुनाव में भी देखने पड़ता है। जब अगस्त के महीने में उन्होंने इसी जाति से आने वाले कांतिलाल भूरिया को एक प्रमुख अच्छा रोल दिया था। तो बीजेपी यहाँ पे चूक ये गई है, एक तो कांग्रेस वहाँ पे पिछले विधानसभा चुनाव में भी अच्छा परफॉर्मेंस की थी, और इस विधानसभा चुनाव में भी आप देखेंगे कांग्रेस ने एक अच्छा किया, उसको बीजेपी को एंटी आदिवासी करके प्रमोट करना शुरू किया है। खासकर वहाँ से जब आपने देखा होगा जो पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा था, जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को इन्वाइट नहीं किया गया था, तो वहाँ से उसका असर वहाँ कुछ न कुछ दिखता जा रहा है। हालांकि आप यदि देखेंगे जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, तो आदिवासी दबदबा वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी ने कुछ हद तक रिकवर करने की कोशिश की थी। तो इसीलिए आप देखेंगे बीजेपी का लगभग 35% वोट जो दिख रहा है वो उसी का नतीजा है। लेकिन कांग्रेस अभी भी यहाँ पे एज के साथ है, और ये मेरे ख्याल से जो भी जिस रीजन में पर्टिकुलर ये आदिवासी वोट और खासकर भील आती है, वहाँ पे आप देखेंगे जब हमने रीजन वाइज डेटा देखा था, तो वहाँ पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस अभी भी अच्छा दिखाई दे रहा था। देखिए, वैसे तो कोई भी पार्टी हो वो अपने सारे गुणागणित करके रखती है। चुनाव में जाते हुए जो टिकट भी बांटे जाते हैं उसमें बहुत देखा जाता है कि कौन सी जाति का है, कौन से वर्ग का है, इसके सामने कौन सा उम्मीदवार हो सकता है, पिछले चुनाव का इतिहास क्या बताया जा रहा है, या उस असेंबली सेगमेंट में किस वर्ग का कितना बोलबाला है। तो जाति का फैक्टर हर पार्टी अपने साथ लेकर के चलती है। लेकिन जब बात आती है कि नैरेटिव किसको क्या सूट करता है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जाति का नैरेटिव इतना सूट नहीं करता। वो उसके लिए बेहतर होता है कि ब्रॉडर इश्यूज पर चुनाव हो, लार्जर इश्यूज पर चुनाव हो। अगर स्टेट पे राज्य का भी चुनाव है तो उसमें भी अगर उनकी सरकार है तो सरकार के इर्द गिर्द या चेहरे पर चुनाव हो जाए। आज मोदी जी जैसा चेहरा है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री के नाम पर कितना वोट आ सकता है। लेकिन इस जाति के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बहुत ज्यादा उसको फंसना नहीं है। तो इसलिए इस चुनाव में खास तौर पर, क्योंकि अदर साइड का जो नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी का, वो पूरा जाति का नैरेटिव है, जाति जनगणना का, ओबीसी का नैरेटिव है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस चक्कर से बच पा रही है या नहीं, इस पर हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री का भी हमने आपके सामने जिक्र किया, आज चित्रकूट में है वो। अभी उनको न्योता मिला राम मंदिर अयोध्या में, वो जाएंगे 22 जनवरी को। उसका बड़ा शोर चल रहा है। अब श्री राम का नारा सिर्फ यूपी में नहीं लेकिन पूरे देश में चलता है, तो एमपी में भी चलता है। 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम ने सबसे ज्यादा समय बिताया था तो चित्रकूट और पंचवटी में बिताया था, और नरेंद्र मोदी चित्रकूट गए और वहां उन्होंने भगवान राम को याद किया। उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाते हैं। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। इस अमृतकाल में देश विकास और अपनी विरासत को साथ लेकर चल रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री अभी भी बात कर रहे हैं भगवान राम की विरासत की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं विकास की बात हो, विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये जाति वाला मामला जो है बहुत ज्यादा भाजपा जो है इसको डिटेल में इसमें जाना नहीं चाहती, लेकिन इससे बच पा रही है क्या इन चुनाव में? देखिए, मेरे ख्याल से जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं अभी विधानसभा के, उनमें ये जाति वाला मुद्दा उतना प्रभावी नहीं रहेगा, या लोकसभा के अनुपात में कम प्रभावी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कास्ट एक फैक्टर है, डेफिनेटली है, लेकिन ये जातीय जनगणना और ये सब जो मुद्दे हाल में खड़े हुए हैं वो अभी उस तरह की गर्मी में नहीं आए, और यहाँ की जातिगत राजनीति उससे पहले भी काफ़ी इस्टेब्लिश सी थी। इसमें कोई नया बहुत भारी फेरबदल नहीं होगा। अब देखिए, जहाँ तक बात, अब जैसे अभी कह रहे थे भावेश की राजपूतों की इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति घूमी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो पिछले 3 दशक से पहले जाए तो ब्राह्मणों के इर्द गिर्द भी थी। श्यामचरण शुक्ल थे बड़े नेता, विद्याचरण शुक्ल बड़े नेता थे, केंद्र में अर्जुन सिंह के प्रतिद्वंदी। उससे पहले एक सेठी साहब थे, मेरे पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक नेता आते थे वहाँ से। तो कांग्रेस का पहले जैसे शिव जी की बारात थी, या सारे
मतलब जो नदी तालाब थे वो जाके उस सागर में मिल जाते थे, क्योंकि पहले बड़ी पार्टी ये होती थी। फिर बीजेपी ब्राह्मण बनियों की पार्टी की तरह देखी गई, लेकिन अब मोदी जी ने उसको बहुत हद तक न्यूट्रलाइज किया उस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग को टिकट दिए गए। लेकिन बीजेपी की जो मुझे सबसे बड़ी एक समस्या नजर आती है विधानसभा चुनावों के संदर्भ में, वो ये है कि कांग्रेस का चूंकि आला कमान कमजोर है, तो क्षेत्रीय छत्र काफी मजबूत है और उस हिसाब से जातिगत नेता वगैरह मजबूत हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी का आला कमान किसी समय के इंदिरा गांधी के आला कमान जैसा है, तो बाकी सब गौन हो गए क्षेत्रीय नेता वगैरह, तो उनका जो लाभ भी मिल सकता था, क्योंकि किसी का कद ही उस तरह से नहीं बढ़ाया जाता है उस अनुपात में, तो वो एक जो केंद्रीयकरण हुआ है बीजेपी नेतृत्व का, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में और इस जातीय राजनीति के मुद्दे पे शायद कुछ झेलना पड़ता है। लोकसभा में उसकी समस्या नहीं रहती, क्योंकि लोकसभा में एक सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट, तो ये एक पेच है मेरी समझ में। नहीं, अब देखिए इसीलिए बीजेपी का प्रयास देखिए क्या है। अब ये राम मंदिर का तो मुद्दा अभी आ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री को न्योता मिला तो अब एक बड़ा इशू वो बन गया। प्रधानमंत्री भी उसको जहां मुमकिन है उस इशू को छूते जाते हैं, बताते जाते हैं। वरना इससे पहले देखिए ये अभी हमास का आतंकी हमला इजराइल पर हुआ, गाजा में युद्ध चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन और गाजा और इजराइल का। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान जैसे राज्य में चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां पर तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया। हम राजस्थान की बात अलग से भी करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में आप उसका वैसा कोई आरोप लगा नहीं सकते। आपकी अपनी सरकार है, तो सीधे आप क्या कह करके आप उस मुद्दे पर जो है राजनीति को ले जाएं, चुनाव को ले जाएं। तो ये बीजेपी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की इल्जाम लगाया राहुल जी कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ये हमास की समर्थक है। कांग्रेस पार्टी आतंक करने वाले एक संगठन का बचाव करती है, उसकी पैरोकार है। तो मुद्दा चाहे कितना दूर का भी चुनाव हो, लेकिन चुनाव में उसको लाया गया। देखिए, दो तीन बातें मैं इसमें कहूँगा। एक तो ये है कि जो राजनीति है राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण राजपूत इससे हटके ओबीसी की तरफ जा रही है। राजनीति में ओबीसी का जो सारा प्रभुत्व है वो बढ़ रहा है, और राजनीतिक पार्टियों का अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें आप, तो भी उसी तरह से हो रहे हैं कि पिछड़ी जातियों में को ज़्यादा टिकट दिए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा, अब ये जातिगत राजनीति जो है इसका तोड़ कैसे किया जाए, क्योंकि आपने अभी भील और ट्राइबल्स की बात की। अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें हम, तो जो ट्राइबल्स हैं वो लगभग 23% जो है, 24% ट्राइबल पॉपुलेशन है, और उसमें अगर एससी मिला दे 40% है, उधर ओबीसी 50% है। अगर जाति की ही हम बात कर रहे हैं, तो भील की बात करें तो लगभग 46 लाख की पॉपुलेशन है ओवरऑल। अगर भारत की बात करेंगे 2 करोड़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा है इनकी, और 4-5 राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद मेरे हिसाब से शायद महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन। तो अब मुश्किल ये है कि इसको अगर जातिगत राजनीति हो रही है राज्यों में, तो उसको कैसे तोड़ा जाए। तो उसका बीजेपी के पास 2 तोड़ हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने अभी एक अपने भाषण में ये कहा कि मैं ये मानता हूँ कि गरीब जो है वो सबसे बड़ी जाति है मेरे लिए, मैं उनके लिए काम करता हूँ। अब ट्राइबल रीजन्स में एक और प्रॉब्लम है, और जैसे आपने हिंदुत्व का आपने खुद ही कहा कि हिंदुत्व को लेकर वो बात कर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर बात कर रहे हैं। ट्राइबल रीजन्स में एक और दिक्कत ये है कि वहाँ पर जो है वो धर्म के मुद्दे जो हैं थोड़े कम जो है, हिंदुत्व का मुद्दा जैसे कम चलते हैं। और वहाँ पर जैसे होना क्या चाहिए, ट्राइबल रीजन्स की अगर हम बात करते हैं, तो होना ये चाहिए कि वहाँ पर विकास के मुद्दे ऊपर आने चाहिए, क्योंकि ट्राइबल रीजन्स में विकास कहीं दिखता है, मध्य प्रदेश में कहीं नहीं दिखता है, और बहुत सारे जो अंदरूनी इलाके में बिल्कुल ही नहीं दिखता है। तो ऐसे में विकास के मुद्दे होने चाहिए, पानी के मुद्दे होने चाहिए, बाकी सब मुद्दे जो हैं वो सामने आने चाहिए, लेकिन आते हैं जातिगत मुद्दे। और इसी के कारण बीजेपी वहाँ पे शायद आरएसएस के बहुत बेहतरीन काम के बावजूद वहाँ पे इनरोड्स नहीं बना पाई है। इसलिए बीजेपी का जो फोकस है वो हिंदुत्व है, बीजेपी का फोकस है कि ये चुनाव जातिगत ना हो पाए। अब 7-8% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जैसे अगर हम यही बात आपने जो कहा कि भाई धर्म का कार्ड चल जाए, तो ऐसे प्रदेश में भी जैसे हम 3 राज्यों की अभी बात करेंगे, 7-8% मुस्लिम वोट मध्य प्रदेश में, 9% के करीब राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तो 2% है। 10% से कम वाले राज्यों में भी ध्रुवीकरण किया जा सकता है।
राहुल जी सही बिल्कुल, देखो अगर आप मुस्लिम वोट की बात करें, चलिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 50 लाख का लगभग मुस्लिम वोट है, लेकिन कुछ पॉकेट्स में मतलब अगर पूरे प्रदेश देखें तो उतनी तरह असर नहीं डालता, लेकिन हाँ एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो कि जैसे इंदौर का इलाका है, भोपाल के इलाके हैं, उस साइड काफ़ी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है और वो वहाँ पर असर डालते हैं। लेकिन आप बात करें ध्रुवीकरण अगर करेंगे तो अगर हिंदुत्व के नाम पे वोट हुआ तो फिर जाति जो है वो गौन हो जाएगी, फिर हिंदुत्व के नाम पे पूरा वोट आएगा और ऐसे में अगर कंसोलिडेशन होता है तो बीजेपी को फायदा रहेगा। चलिए कुछ और समूहों की बात कर लेते हैं, जातियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे थे कि इन जातियों का जो वोट है वो किधर जाता हुआ दिखाई देता है। हमने एक बड़े ट्राइबल समूह की बात की, भील की। अब कुछ ऐसी जातियां जो ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं, जैसा अभी संजीव जी ने कहा था ब्राह्मण बनिया पार्टी कहलाती थी भारतीय जनता पार्टी, अब वैसा रहा नहीं, लेकिन फिर भी राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, ये तीन समुदाय जो हैं किधर जाते हुए दिखाई देते हैं। पहले राजपूत वोट की बात करें तो मध्य प्रदेश में अच्छा खासा राजपूत वोट है और 45 सीटों पर उनका प्रभाव भी है। तो राजपूत वोट किधर जाता हुआ दिखाई देता है, इसमें आप देखेंगे लगभग 72% जो है वो भारतीय जनता पार्टी को राजपूत वोट मिलता हुआ एमपी में दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को केवल 12% वोट। तो यहां लगभग एक तरफा वोट है, एक तरफा झुकाव है बीजेपी के लिए जहां तक राजपूत वोट का सवाल है। ब्राह्मण वोट की बात कर लेते हैं। ब्राह्मण वोट में आपको कैसी तस्वीर दिखाई देती है? शायद इससे भी बेहतर भारतीय जनता पार्टी के लिए 80% जो वोट है ब्राह्मणों का वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये याद रखिए कि यही ब्राह्मण वोट बताया गया था कि 2018 में नाराज हो गया था भारतीय जनता पार्टी से आरक्षण के मुद्दे पर, उस वक्त कुछ बयानबाजियों की वजह से। लेकिन अब इस बार ऐसा कोई बिखराव इसमें दिखाई नहीं दे रहा, एक पुष्ट ब्राह्मण वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक वैश्य समाज की बात है, बनिया समाज की बात है, उनकी अनुपात देख लीजिए तो वो 68% तक, लगभग 70% के करीब बीजेपी को, 14% के करीब अदर्स की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सज्जन, इस बार अगड़े वोट में कहीं कोई टूट दिखाई नहीं दे? नहीं, देखिए इस पर बिल्कुल नहीं है। उसका एक कारण ये भी है कि 2018 में क्या था कि शिवराज सिंह चौहान बहुत बार से मुख्यमंत्री थे और थोड़ा बहुत शिवराज सिंह चौहान ने अपने पिछड़ावाद, वो जो कार्ड होता है, उसको बहुत ही कुछ ज़्यादा मजबूती के साथ खेलना शुरू कर दिया था। तो एक नाराज़गी थी और उस समय याद रखिए SC/ST एक्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उस पर जो पार्लियामेंट्री संशोधन किए गए थे, तो उससे एक अपर कास्ट में एक नाराजगी 2018 में थी। वो भाजपा से एज सच नाराजगी नहीं थी, वो उस समय परिस्थिति जन्य नाराजगी थी। अभी आप देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है बीजेपी का, वो वापस आ गया है। और इस कारण से इस बार नेचुरल है कि जैसे जैसे ये धारणा फैलती जाएगी कि भाई कांग्रेस की सरकार बन सकती है, बीजेपी मुश्किल में है, तो याद रखिए इस बार शिवराज सिंह चौहान, जो कि हिंदुत्व की राजनीति तो करते हैं, लेकिन थोड़ी ये भी एक धारणा है वहां पे कि इन्होंने पिछड़ेवाद और पिछड़ा वर्ग जो है उसको कुछ ज्यादा ही वो अपने कार्ड के तौर पे यूज करते हैं, जो अपर कास्ट को थोड़ा चुभता भी है। इस बार क्या हुआ है, चूंकि बीजेपी ने बहुत सारे बड़े नेताओं को अलग अलग जातियों से फील्ड कर दिया है, तो शिवराज सिंह चौहान अब एक चुभती हुई कोई फैक्टर नहीं है। इस कारण से कोई कारण नहीं है कि इस बार वो बीजेपी से नाराज हो। और एक और बात जो भील समुदाय का है, ये भी याद रखना चाहिए कि मालवा, निमार और जो महाकौशल रीजन है, उसमें भील समाज में एक बड़ा तबका वो क्रिश्चियन है उसमें, इसलिए वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल सपोर्टर है। यही चीज अगर आप भिलाला कम्युनिटी में देखें, जो उपजाति है, जो हिंदू है, या आप इधर बाकी जगह देख लें छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे गोंड कम्युनिटी वगैरह में, तो आपको थोड़ी अलग दिखेगी। तो भील समाज की यह है कि एक तो क्रिश्चियन फैक्टर है, दूसरा आदिवासी पार्टी चाहे छोटू भाई बसावा की बीटीपी हो या कोई भी हो, उनका भी एक हमेशा से रहा है कि अलग राजनीति हो। तो इस बार आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान के कारण और SC/ST एक्ट वाले मसले के कारण जो 2018 में अपर कास्ट की जो नाराजगी थी, खासकर वाघेलखंड वगैरह में और बाकी कुछ राज्यों रीजन्स में, इस बार कम है। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा, जो 2-3 महीने पहले लग रहा था कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी में हर जाति नाराज है, फोकस जरूर ओबीसी के ऊपर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने चूंकि ओबीसी कार्ड खेला है, तो इसके सटल रिएक्शन में काउंटर कंसोलिडेशन जो ट्रेडिशनल अपर कास्ट वोट है, वो इस बार बीजेपी के साथ आएगा और ये बहुत ही एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अब ओबीसी की बात कर ही लेते हैं। चुनाव का वक्त आता है तो अपनी जाति बताने का चलन भी बढ़ जाता है। सैकड़ों साल तक जिन परिवारों ने राज किया, जो राज परिवार हैं, उनकी रियासतें रही, वो भी बता रहे हैं कि हम भी पिछड़ी जाति से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, पिछड़ा समाज के हैं। मध्य प्रदेश में रसूख रखने वाले एक रियासत के राजा ने भी कहा कि वो तो कुर्मी है। अब कुर्मी वोटर किधर है ये भी जान लेते हैं। तो आप देखेंगे, आपके सामने डेटा आ रहा है। ओबीसी की जब हम आपको बात करेंगे तो आपको ये बटा हुआ दिखाई देगा बिल्कुल।
54% कुर्मी वोट बीजेपी को जाता हुआ दिखाई देता है, 41% कांग्रेस पार्टी के पास जाता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह आप किराड़ वोट की बात कीजिए, अगला जो समूह है उसकी बात कीजिए, जिस जाति से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं, किराड़ धाकड़, वो देखिए वो 84% तक बीजेपी के साथ है, 5% कांग्रेस की तरफ है। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बिल्कुल एकमुश्त वोट है। इसके अलावा यादव वोट की आप बात करें अगर, ये आपको डिवाइडेड दिखाई देगा, 47% बीजेपी, 35% कांग्रेस, अन्य की तरफ 18%। और अगर बाकी अदर ओबीसी की बात करेंगे, बाकी पिछड़े वर्ग की बात करेंगे, तो 56% ये बीजेपी की तरफ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ 32%। तो आप अगर इन चारों, हमने 4 हिस्सों में आपको दिखाया ओबीसी वोट, इसको भी अगर आप जोड़ लें तो इसमें आपको एक बड़ा क्लियर डिसाइसिव एज वोट का जो है वो बीजेपी के खेमे में जाता हुआ दिखाई देगा। जबकि ओबीसी का मुद्दा जो है वो मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में कम से कम ओबीसी वोट के नाम पर अगर कहीं किसी के लिए कोई सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है प्रबल, तो वो बीजेपी के लिए दिखाई दे रहा है। कैसे देखते हैं इसको संजीव जी? देखिए, एक तो आपने आखिर में जो बताया, जो कास्ट थी वो शिवराज जी वाली, उसमें से तो 84% जा रहे हैं, तो एक शिवराज के लिए भाई हमारा मुख्यमंत्री है। और दूसरी बात, 2014 से लगातार ओबीसी को कल्टीवेट किया है बीजेपी ने। यूपी इलेक्शंस में जो 2014 की बड़ी सफलता थी, उसमें ओबीसी वर्ग के लोगों को बड़ी मात्रा में टिकट देने की बात थी। अब ये जातिगत राजनीति का काउंटर करने के लिए हिंदुत्व आ रहा है कि असल में तो हिंदुत्व का काउंटर करने के लिए जातिगत राजनीति का मामला विपक्ष ने उठाया है। ये तो मुर्गी पहले अंडा ही बात। तो जातिगत राजनीति तो 6 महीने से शुरू हुई है, हिंदुत्व की राजनीति तो पिछले कितने लंबे समय से चल रही है। तो उसका तोड़ कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि जातिगत राजनीति हो सकती है। अब उसका कितना लाभ उन्हें मिलेगा वो एक देखने की बात है। तो देखिए, बीजेपी एमपी में बीजेपी की जो प्रयोगशाला है आरएसएस की, जो उनका गढ़ है, वो गुजरात से भी पुराना है, इसलिए वहां पे उनकी एक पैठ है। लेकिन जहां तक ये बैकवर्ड्स की पॉलिटिक्स है, बैकवर्ड्स की पॉलिटिक्स चाहे दलित चाहे ट्राइबल्स, शुरू में आपने भील की बात की, ये कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। और ऐसा नहीं कि उसमें बड़ी संख्या क्रिश्चियंस की है, इसलिए हिंदुत्व से ज्यादा मोबिलाइजेशन अपर कास्ट में ही होता है। ये प्रॉब्लम है। हिंदुत्व के साथ लोअर कास्ट उतने और बैकवर्ड्स उतने आइडेंटिफाई नहीं करते जितने अपर कास्ट प्रभुत्व वर्ग आइडेंटिफाई करता है। इसलिए आपने देखा कि अगड़ों के अंदर जबरदस्त उसकी एक वो है कंसोलिडेशन। नहीं तो दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह की बात हुई थी, और आप देखिए राजपूतों का बल्क ऑफ वोट कांग्रेस के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपर कास्ट है, वो हिंदुत्व के मुद्दे के साथ अपने आप को ज्यादा क्लोजली कहीं आइडेंटिफाइड फील करता है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। और इस तरह के जो आप समीकरण बता रहे हैं, उस तरह से तो अगर ज़्यादातर कास्ट बीजेपी के साथ है अदर देन भील्स, तो फिर कहीं ना कहीं भावेश शायद चुनावी नतीजों की तरफ भी संकेत दे रहे हैं। नहीं, देखिए समझ उनके अनुसार अब जो पिछला सर्वे हमारा था उसका डेटा चल रहा है स्क्रीन पर, उसमें एक स्लाइड मार्जिन से ही सही, लेकिन बीजेपी अलग आगे दिखाई दे रही थी, सरकार बनाने की पोजीशन में दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। और अगर जैसे जो बात संजीव जी ने कहा कि अगर समाज के अंदर अलग अलग वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग सभी वर्गों में ऐसा दिखाई दे रहा है, अगड़ों में दिखाई दे रहा है, ओबीसी में दिखाई दे रहा है, तो फिर तो ये तो जो भावेश के नंबर हैं ये जस्टिफाई ही होते हैं इससे।